हमारे पास चल रही है एक्सरसाइज नंबर 5.3 और उसके हम क्वेश्चन पर हैं 15। तो क्वेश्चन 15 बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का, स्पेसिफाई करता है दैट अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट इज एज फॉलोज। पेनल्टी के बारे में बात कर रहा है कि पेनल्टी किस तरीके से लगेगी। अच्छा, 200 फॉर द फर्स्ट डे। पेनल्टी जो है वो ₹200 है फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकंड डे, 300 फॉर थर्ड डे and so on, the penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day। मतलब कि जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे 50 रुपीज बढ़ते चले जाएंगे। How much money the contractor has to pay as penalty? How much penalty contractor has to pay if work is delayed by 30 days। मतलब 30 डेज की पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी फॉर 30 डेज निकालनी है हमको। एक छोटी हाँ n इज इक्वल टू 30। एक छोटी सी चीज, क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ लो, इस चीज का आंसर दो। अगर आपका काम 2 दिन डिले हुआ तो आप 450 देने वाले हो या 250 देने वाले हो? सिर्फ मुझे इस चीज़ का आंसर दो। अगर आपका काम 2 दिन डिले होता है तो आप 250 रुपीज़ दोगे पेनल्टी के या 450 रुपीज़ दोगे? ध्रुव आंसर तो ठीक है, मेरी बात का भी तो आंसर दो। अगर आपका काम 2 दिन डिले होता है, 2 दिन, तो आप 450 देने वाले हो, 200 प्लस 250 करके 450, या सिर्फ 250 वाला अमाउंट देने वाले हो अगर काम होता है 2 दिन डिले? ओनली 250। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ। 300 का क्या ऑप्शन है सत्यम? या तो आप 2 दिन डिले होगा तो ये भी दोगे और ये भी दोगे, टोटल 450 बना, या फिर आप सिर्फ 250 दोगे। दो ही ऑप्शन है, ये 300 वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये तो थर्ड डे पे पहुंच गए ना आप, या तो इन दोनों को मिला के दोगे। अच्छा, सत्यम ने बोला 250। अच्छा, अब ध्रुव इन्हीं बातों से पता चलता है कि आपने आंसर खुद करा है या नहीं करा। अगर आप बोलते हो, हाँ, अब तो आप नो बोलोगे कि मैंने गलत बोल दिया, कि अगर आपने 250 दिया तो आपका टोटल अमाउंट, आपका आंसर 27,750 बन ही नहीं सकता। यहाँ पर लिखा है थर्ड डे, मतलब कि अगर 3 दिन डिले हुआ तो थर्ड डे के, ऐसा नहीं बोला कि 3 डेज, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। अगर बोला होता कि 3 डेज के 300 रुपीज़ दिए तो होता कि तीनों दिन मिला के 300 रुपये दिए। बट अभी हमको 3 डेज नहीं बोला, हमें बोला थर्ड डे,
तीसरे दिन 300 रुपये देंगे। मतलब अगर 3 दिन काम डिले हुआ तो ये पहले दिन देंगे, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, टोटल मिला के सारा अमाउंट देंगे। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालने वाले हैं, ए एन या एस एन। अगर काम 30 दिन डिले हुआ, 30 डेज डिले हुआ, तो हम ए एन निकालने वाले हैं या एस एन। हम निकालने वाले हैं एस एन। ए एन का मतलब कि स्पेसिफिक अमाउंट कि 30th डे पर कौन सा अमाउंट बना, दैट इज ए एन। बट इन सब को मिला के टोटल कितना बना, दैट इज एस एन। ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, ए पी मेरे पास बन रही है 200, 250, 300, और इस तरीके से यहाँ पर कोई अमाउंट आएगा। अब ये है फर्स्ट डे का, ये है सेकेंड डे का, ये है थर्ड डे का, और ये है लास्ट में 30th डे का। ठीक है, इसको बोल देते हैं 30th डे। अब मतलब ये है कि अगर हमसे पूछा होता कि वो कितनी पेनल्टी होगी 30th डे पर, 30th डे पर कितनी पेनल्टी होगी, तो हम ए एन निकाल रहे होते। बट हमसे पूछा 30 डेज कि 30 डेज के अंदर कितनी पेनल्टी होगी। तो अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, पेनल्टी ऑफ 30 डेज। वर्डिंग में थोड़ा ध्यान से देखो, जब पीछे ऐसे टी एच वगैरह लग जाता है तब स्पेसिफिक टर्म की बात करते हैं, और जब इस तरीके से बोला है कि सारी चीज़ें मिला के, तब हम पूरी टर्म सम की बात करते हैं। ओके। तो हमें निकालना है एस एन, जहाँ पर एन है 30। तो इस ए पी के अकॉर्डिंग हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई, 200, डी की वैल्यू क्या आई, 50 रुपीज़, एन की वैल्यू 30। हमें निकालना क्या है, एस एन। एस एन का फॉर्मूला n बाय 2, 2a प्लस n-1d। n भी है, a भी है, n भी है, d भी है। एस एन कैलकुलेट करना है, कर लोगे। आंसर ध्रुव ने ऊपर बोला 27,750, तो शायद ये सही आंसर हो, मैंने पीछे नहीं देखा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट इसमें, नहीं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। आंसर नंबर 16th में बोला कि एक सम है 700 रुपीज़ का, वो हमें यूज़ करना है 7 कैश प्राइजेस देने में। ठीक है, हमारे पास 700 रुपये हैं, 700 रुपीज़ हैं, इनसे हमको क्या देना है, 7 कैश प्राइज। पूरे 700 रुपये मिला के 7 कैश प्राइज देने हैं to students of the school for their performance if each price is 20 less than the preceding price। ओके। एक और कंडीशन हमको बोली है, each price is 20 less than preceding price। मतलब कि फर्स्ट प्राइस सबसे ज़्यादा, सेकंड प्राइस जो है वो उससे 20 रुपीज़ कम, थर्ड प्राइस उस सेकंड वाले से 20 रुपीज़ कम, फिर फोर्थ प्राइस उस थर्ड वाले से 20 रुपीज़ कम। इस तरीके से 7 प्राइजेस बनाने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइजेस। हाँ, डी इज़ 20, तो हमें फाइंड करना है
वैल्यू ऑफ प्राइजेस। तो 7 प्राइज हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ये तो हो गई है केपी। यहाँ पर हमें ए नहीं गिवन, डी गिवन है 20 या -20। इट इज़ नॉट क्लियर। सत्यम क्या क्लियर नहीं है बताओ, पेज या फिर कंसेप्ट? पेज तो 2 मिनट में हो जाएगा क्लियर, पेज हो रहा है 2 मिनट में क्लियर। डी बताओ 20 आएगा या -20 आएगा? एन है 7 और एस एन है 700। सारे प्राइजेस का सम इज 700। ठीक है, हो गया क्लियर पेज? डी आ जाएगा -20। रीजन बोला है कि हर प्राइस 20 लेस है प्रीसीडिंग वाले से, तो मतलब धीरे 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 वो प्राइसेस कम होते जा रहे होंगे, अपने पहले वाले से 20 रुपीज़ कम है, तो -20 वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ए हमको नहीं पता, ए एन भी हमको नहीं पता, कोई भी टर्म नहीं पता, सिर्फ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। हम लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। हम लगाने वाले हैं एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 टी। एस एन गिवन है, एन गिवन है, एन गिवन है, डी गिवन है, ये ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और इस ए की वैल्यू आने के बाद ए जो है वो तो बन जाएगा A1। अब हमारे पास डी ऑलरेडी है ही, A2, A3, A4 टिल A7, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और सिमिलरली सेवेंथ टर्म हो जाएगी A प्लस 6D। और ये हो गए वैल्यू ऑफ कैश प्राइसेस, जो आपको लास्ट में आंसर देने हैं वो कर लोगे सॉल्व? मेरा आंसर गलत आ रहा है, एक ही वैल्यू गलत आ रही है। थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ क्या बनेगा। क्या चीज? अभी तो मशीन भी नहीं है। हाफ हाफ ले लेना, 5-10 5:30 बजे दी ना, फ्री हो जाएगी। चलो, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। तो हर क्लास के अंदर 3-3 सेक्शंस हैं, और एक एक्टिविटी दी गई स्टूडेंट्स को कि हर क्लास का बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उतने प्लांट्स लगाएगा, हर सेक्शन उतने प्लांट्स लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, और हर क्लास के हैं 3 सेक्शन, तो टोटल प्लांट्स यहाँ वाले निकालने हैं कितने बने। तो यहाँ पर 1, सेकंड क्लास का एक बच्चा जो है, एक क्लास जो है वो 2 प्लांट्स लगाएगी, थर्ड क्लास का एक सेक्शन 3 प्लांट्स लगाएगा, एंड सेम वे में 12th क्लास का एक सेक्शन 12 प्लांट्स लगाएगा।
फर्स्ट क्लास के टोटल प्लांट्स कितने लगेंगे यहाँ पर? फर्स्ट क्लास के 3, सेकंड क्लास के टोटल 6, थर्ड क्लास के टोटल 9 एंड सेम वे में ट्वेल्थ क्लास के टोटल 36। इन सब को भी सम करना है कि एक्चुअल में टोटल प्लांट्स लगे कितने हैं। ये निकलेगा SN। हमें कैलकुलेट करना है ये। ओके, सो हमारी AP क्या बनी? हमारे पास AP बनेगी, फर्स्ट क्लास 3 लगा रहा है, सेकंड क्लास 6 प्लांट्स लगा रहा है, थर्ड क्लास 9, सेम वे में ट्वेल्थ क्लास तक 36 प्लांट्स लग जाएंगे। यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस आप ध्यान से देखो तो 3 का रहेगा। और n बताओ जल्दी से, n कितना आएगा? हमें निकालना है SN, n/2 2a प्लस n-1d। हमको निकालना है SN, n है, a है, n है, d भी है। n की वैल्यू सत्यम ने बोला 36, ध्रुव ने बोला 12। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n है 12, an आप 36 बोल सकते हो। देखो n 12 का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो 1 2 3 4 करके तो 12, और 12th टर्म की वैल्यू इज 36। दोनों टर्म्स में डिफरेंस n और an में क्या डिफरेंस होता है शायद आपको समझ में आ जाए स्टेटमेंट से कि टर्म्स तो 12 हैं और 12th टर्म की वैल्यू क्या है, दैट इज 36। क्लियर सबको? तो हमें इस क्वेश्चन में SN कैलकुलेट करना है। SN इज द आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक स्पाइरल शेप है, a spiral is made of successive semicircles. एक स्पाइरल बन रहा है सक्सेसिव सेमी सर्कल से। किस तरीके से बन रहा है? सच दैट इस तरीके से कुछ, एंड इसका लॉजिक क्या है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लॉजिक है एक स्पाइरल बन रहा है सक्सेसिव सेमी सर्कल से, ये सारे हैं सेमी सर्कल्स, ए बी ओ। सेमी सर्कल पहला, फिर ये वाला दूसरा, फिर ये वाला तीसरा, एंड इस तरीके से ऐसे गोल गोल घूमता जा रहा है विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। एक बार हम ए को सेंटर ले रहे हैं, एक बार ही हम बी को सेंटर ले रहे हैं।
अच्छा ए पॉइंट है ये, ए पॉइंट है ये। पहले हमने इसको सेंटर लिया, सेमी सर्कल बनाया, फिर हमने बी को सेंटर लिया, ये सेमी सर्कल बनाया, फिर हमने ए को सेंटर लिया, ये सेमी सर्कल बनाया, फिर हमने बी को सेंटर लिया एंड ये सर्कल बनाया। आफ्टर दैट रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 0.5, मतलब कि सबसे पहले तो रेडियस लिया हमने जो ये वाला है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो सेकंड सेमी सर्कल बनाया उसके अंदर रेडियस क्या होगा, बी को सेंटर लिया था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। उसके बाद थर्ड वाले का 1.5, थर्ड वाला बना ये ए को सेंटर लेके, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस धीरे धीरे एपी की फॉर्म में बढ़ रहा है। what is the total length of spiral made of 13 consecutive semicircles? Find length of spiral made by 13 consecutive semicircles। अब ये बताओ कि लेंथ ऑफ स्पाइरल तो हुई ये, जैसे कि ये पहले सेमी सर्कल की लेंथ है, ऐसे ही ये दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ है। ये क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं इसके अंदर, d इज इक्वल्स टू 1, डी है, डी तो कहानी अलग है, पहले तो ए बी बनेगी, n की वैल्यू 13 ठीक है। ये बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, फॉर्मूला ही बता दिया आपने, r/2 2 पाई r। खैर मैं जो पूछ रहा था, लेंथ ऑफ स्पाइरल का मतलब हुआ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर। सर्कल का होता है 2 पाई आर, सरकम सेमी सर्कल का हो जाएगा उसका हाफ, मतलब कि पाई आर। A1 का क्या मतलब हुआ कि पहले वाले सेमी सर्कल की लेंथ, मतलब पाई, और रेडियस कितना था 0.5। A2 का क्या मतलब हुआ, पाई एंड रेडियस था 1। A3 पाई 1.5 एंड सो ऑन, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो हमारे पास AP क्या बनी, इस लॉजिक से AP बन जाएगी 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई एंड इट गोज ऑन, वेयर फर्स्ट टर्म है 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस 1 पाई माइनस 0.5 पाई। अब बताओ कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, n है 13, ए एन हमें पता नहीं और हमें कैलकुलेट करना है एस एन, सारी 13 टर्म्स के उसका सम लेंथ। जल्दी से बताओ डी की वैल्यू। सत्यम जो आपने लास्ट में वैल्यू लिख रखी है दैट इज रॉन्ग, पता नहीं वो किस चीज़ का आंसर है, बट डी नहीं है वो।
एस एन कैलकुलेट करना है, एन पता है, ए पता है, एन पता है, डी पता है। 0.5 नहीं, गलत। और कुछ? अब 0.5 पाई, पाई को कॉमन लेने के बाद 0.5 पाई, पाई को पाई रहने देना, वैल्यू पुट मत करना, एंड दैट विल बी द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में बोला हुआ है यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, तो लास्ट में करना यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, एंड के अंदर यूज करना है इसको, बीच में मत डालना। जहां पर लगे कि रिजल्ट बन रहा है 22/7 से, वहां पर पुट कर देना। क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट, आंसर नंबर 19। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी है एक एग्जाम्पल के थ्रू, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। फिगर यहाँ पर बन तो नहीं पाएगी, बुक में से देखनी पड़ेगी आपको। स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। 200 लॉग्स, लॉग्स का मतलब लकड़ी के टुकड़े। 200 लॉग्स आर स्टैक, मतलब कि एक लाइन में लगाए हुए हैं। मतलब मान लो 200 पीसीज हैं, उनको लाइन में लगाया हुआ है। इन मैनर, और किस ऑर्डर में लगा रखा है, दैट 20 logs in bottom row, then 19 logs in next row, then 18 logs in next row, and so on। तो आपसे क्वेश्चन पूछा पहला, इन हाउ मैनी रोज आर 200 logs बी प्लेस्ड, कितनी लाइंस में, कितनी रोज में वो 200 लॉग्स आ जाएंगे। और दूसरी चीज, ये दो आंसर चाहिए। हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, बताओ। पेज नॉट क्लियर, कर देते हैं पेज। किसी किसी दिन इसमें दिक्कत हो जाती है पेज क्लियर ना होने की। हाँ, 200 पीसीज हैं, उसको हमने एक लाइन में लगाया, इस तरीके से लगाया कि पहली लाइन में 20, सबसे बॉटम में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17। अब क्वेश्चन पूछा है कि कितनी रोज के अंदर, कितनी लाइंस के अंदर वो 200 लॉग्स आ सकते हैं, और जो सबसे ऊपर वाली रो है उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे। तो अब ये बताओ कि ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है और जो पूछा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। 200 क्या है, 20, 19, 18 ये क्या है, और पूछा क्या है। अच्छा, सत्यम ने बोला 200 इज ए एन, ठीक है। आगे, एस एन इज 200, ध्रुव ने बोला।
बताते जाओ जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि क्या क्या है। ध्रुव ने बोला SN200 A20 D-1। ओके, और निकालना क्या है? निकालना क्या है? और सत्यम ने बोला A200 निकालना है। ध्रुव ने बोला फर्स्ट पार्ट में N निकालना है और सेकंड पार्ट में AN। ठीक है सत्यम, देखो टोटल हैं 200 लॉग्स, उनको एक लाइन में लगाना शुरू करा कि पहली लाइन में 20, दूसरी में 19, तीसरे में 18 एंड दिस गोज ऑन। तो मतलब ये तो हो गई हमारी टर्म्स, ये 200 हो गया टोटल ऑफ टर्म्स। हमसे जो क्वेश्चन पूछा कि कितनी लाइंस लगेंगी, मतलब 1 2 3 4 5, हमें निकालना है n, कितनी लाइंस लगेंगी, नंबर ऑफ टर्म्स, और लास्ट लाइन के अंदर कितनी लॉग्स होंगी, मतलब क्या वैल्यू होगी, ए एन। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, बस आपको यही आइडेंटिफाई करना था। इसके बाद क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी कि 20 है फर्स्ट में, फिर 19, फिर 18, फिर 17 एंड दिस गोज ऑन। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू है 20, डी की वैल्यू है 19 माइनस 20 दैट इज -1, एन की वैल्यू है पता नहीं है तो निकालनी है, ए एन की वैल्यू पता नहीं, एस एन की वैल्यू 200। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का, n/2 2a प्लस n-1d। एस एन है, n नहीं है, a है, d है, और ये n हम निकाल लेंगे, और n निकल जाने के बाद हम लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला बोलता है a प्लस n-1d। ये n की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है, a है और d है, हो जाएगा सॉल्व। एक बारी एस एन की वैल्यू निकाल दूं, क्या मतलब, एस एन तो दे रखा है, एस एन तो 200 है। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू देखो यहाँ 200, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा यहाँ से ना, होगा क्या, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एन। उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें मिलेंगी n की दो वैल्यूज, n इज इक्वल्स टू समथिंग और समथिंग, इन दो वैल्यूज में से n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से बिलोंग करनी चाहिए,
अदरवाइज इग्नोर। मतलब कि नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी। डेसिमल्स नहीं होने चाहिए, नेगेटिव्स नहीं होने चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पावर्स पावर्स तो चलो कह सकते हैं, और रूट्स नहीं होने चाहिए। इस तरीके से नंबर नहीं, फ्रैक्शंस भी नहीं होने चाहिए। ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। जस्ट जो दो वैल्यूज आएंगी, मान लो दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई -3, तो -3 को हम क्रॉस कर देंगे कि -3 कैन नॉट बी पॉसिबल एंड वैल्यू ऑफ n इज 2। जस्ट ये कंडीशन होती है कि जो हमारा जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर, मतलब 1 या 1 से बड़े, ना ही डेसिमल, ना ही फ्रैक्शन, ना ही रूट्स, ना ही नेगेटिव्स, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आंसर नंबर 20 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन बोलता है कि एक पोटैटो रेस है और उसमें एक बकेट रखी हुई है एक स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अच्छा, फर्स्ट पोटैटो से ये 5 मीटर्स के गैप पर है, 5 मीटर्स, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक ही लाइन में बाकी सारे पोटैटोज 3 मीटर्स के गैप पर हैं। 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, and this goes on। और टोटल पोटैटोज कितने हैं? देयर आर 10 पोटैटोज। ओके, यहाँ से स्टार्ट होके कुछ यहाँ तक देयर आर 10 पोटैटोज। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। ठीक है, एक कॉम्पिटिटर ने स्टार्ट करा यहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से। उसने पहले फर्स्ट पोटैटो उठाया, उसको बकेट में डाला, फिर सेकंड पोटैटो उठाया, फिर बकेट में डाला, फिर थर्ड पोटैटो उठाया, फिर बकेट में डाला। तो मतलब कि काम कैसे करा, पहले यहाँ तक गई, उसके बाद यहाँ पर वापस आई, फिर यहाँ से सेकंड पोटैटो तक गई, और फिर यहाँ से वापस आई, फिर यहाँ से थर्ड पोटैटो पे गई, और फिर यहाँ से वापस आई। ये सेम प्रोसेस उसने अप्लाई करा फॉर दोज 10 पोटैटोज। क्वेश्चन आगे समझ में? हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन। हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, n इज इक्वल्स टू 10। ठीक, 10 पोटैटोज हैं, n की वैल्यू 10। एक फर्स्ट पोटैटो के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही 10। बात आती है, ये बनेगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये बनेगी सेकंड टर्म, ये बनेगी थर्ड टर्म। n की वैल्यू आ गई 10। एपी बनाने के बाद देखेंगे डी क्या है, और हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, टोटल डिस्टेंस, मतलब ए एन या एस एन। एंड वी विल डबल द आंसर।
A5 D3 और वी विल डबल द आंसर। नहीं डी, अच्छा आप उस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या नीचे तो नहीं देखा आंसर? टोटल डिस्टेंस का मतलब ए एन या एस एन, ये तो बता दो कम से कम। ए एन निकालना है, एस एन निकालना है? हमें निकालना है एस एन। उसके बाद फर्स्ट टर्म के अंदर वो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल वो चली 10 मीटर्स। सेकंड में यहाँ से यहाँ तक 5 + 3 8, एंड वापस में 8, 16 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक 5 + 3 + 3 11, 11 का डबल 22 मीटर्स, एंड दिस गोज ऑन। ध्रुव आपने जो बोला वो भी ठीक था, उस मेथड से भी कर सकते हो, बट उसमें ना कभी कभार हम डबल करना लास्ट में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले उसने 10 मीटर्स कवर करा, उसके बाद उसने 16 मीटर, उसके बाद उसने 22 मीटर, एंड दिस गोज ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आई 10, डी की वैल्यू आई 6 और एन की वैल्यू आ गई 10। ए एन हमको नहीं पता और हमें निकालना है एस एन। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। एन है, ए है, एन है, डी है, हमें निकालना है एस एन। बस क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्लियर? ठीक। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसकी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हम करेंगे कवर। एक बार ये टॉपिक्स अच्छे से आप होमवर्क में करके आना। होमवर्क क्या बना आपके पास? एक्सरसाइज नंबर 5.3 ऑल क्वेश्चंस जितने भी आपके बचे हैं, और कल आपका टेस्ट है 5 जुलाई को, चैप्टर नंबर 5। पूरे चैप्टर में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑप्शनल एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, अपने आप ट्राई मत करना, मैं करवाऊंगा कवर, एंड ऑप्शनल में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ।